तो मैं बता रहा था कि ये बेसिक चीज़ें स्टूडेंट शुरू में सुनते नहीं है, जिसकी वजह से एंड में जब छोटा मोटा वाइवा पूछा जाता है कि जी वोल्टेज प्रोब डिफरेंशियल वाली क्या करती है, तो आइडिया नहीं होता। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट लैब है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें आपको की बेस बनाई जा रही होती है, चीज़ों के बारे में फेमिलियराइज किया जा रहा होता है। बाकी तो इन्हीं को बार बार यूज़ करना है डिफरेंट सिनेरियोज़ में। तो हम उसको जो है वो जब डिफरेंट सिनेरियोज में यूज़ करते हैं तो डिफरेंट एनालिसिस होता है, लेकिन एनालिसिस टूल्स जो है ना आ, आ, वो यही बेसिक यही होती है। तो अच्छा जी, ये बात तो हो गई। इसकी हम वोल्टेज बहुत ज़्यादा है तो हम कर लेते हैं 10 वोल्ट कर लेते हैं। अब देखें दिस इज़ द 10 वोल्ट RMS वोल्टेज नॉट। एक्सक्यूज जी मी सर, सर आपने जी, सोर्स डीसी से एसी में कैसे चेंज किया? वो बताता हूँ। इसको डबल क्लिक करें, नीचे यहाँ रिप्लेस का बटन होगा, रिप्लेस पे जाएंगे तो यहाँ क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपसे पूछ लेगा क्या क्या चीज़ लगानी है इसकी जगह पर, तो आप लगा लेंगे। कोई भी सोर्स लगा सकते हैं इसकी जगह पर, प्रोवाइडेड के 2 पिन सोर्स हो, ऊपर और नीचे प्लस। मतलब कहने का मकसद ये है कि ये ना हो कि ऐसी सोर्स हो जिसके 3 पिन हो, कंट्रोल पिन हो कोई या कोई डिफरेंट सी चीज़ हो, तो वो रिप्लेस नहीं होती। अमूमन 2 पिन वाली चीज़ 2 पिन से रिप्लेस हो जाती है। 2 पिन से मुराद इसका 2 ही टर्मिनल है ना, एक ऊपर और एक नीचे। तो मैंने इसको 10 वोल्ट RMS किया। भी देखिएगा कि मैं यहाँ वोल्ट मीटर लगाता हूँ तो आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन देगा वो। अब सिर्फ वो RMS नहीं देगा बल्कि आपको और भी चीज़ें देगा। अब देखें ये V जो है ना टॉप वाली, ये आपको एक रैंडम नंबर दे रही है, बिकॉज दिस V इज़ बेसिकली एन इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस का मतलब साइन वेव आपको पता है ना कि हर वक्त ही हिलती जुलती रहती है, किसी एक जगह पर टिकती नहीं है। सो दैट्स वाई वो कॉल इट एज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो टॉप वाली हमें हमेशा क्या देगी? इंस्टेंटेनियस। डीसी के लिए ये स्टेबल वोल्टेज होती है, क्योंकि डीसी जो है वो आपका हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू पे आता है, तो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू इक्वल होती है, हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। नेक्स्ट आपकी आ रही है वी पीक टू पीक। आप अंडर रूट 2 को 1.4142 से सॉरी, आप हमारे 10 वोल्ट है ना RMS, आप 10 वोल्ट RMS को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 1.4142 है ना, तो 1.41 कर लो आसानी के लिए। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा 1.41 को? सर 14.1। जी 14.1 आएगा। 14.1 होगी एक साइड की पीक। तो दोनों पीक्स को ऐड करें, क्या बनेगा? पीक टू पीक लें तो निचली पीक से ऊपर वाली पीक तक 28.2। 28.2। तो ये दिखा रहा है ना 28.2 वी पीक पीक टू पीक। RMS उसने 10 दिखाई है क्योंकि हमारे पास 10 है। और DC ऑफसेट इसमें वो माइक्रोज में है, ऑलमोस्ट यूँ समझे कि निगलेजेबल है। कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, तो DC ऑफसेट ऑलमोस्ट निगलेजेबल है। तो ज़ीरो ही है DC ऑफसेट, यानी इसके अंदर कोई DC कंटेंट मौजूद नहीं है इस हमारी वेव फॉर्म में। और फ्रीक्वेंसी उसने बता दी 60 हर्ट्ज़ है। अब यहाँ पर देखें पावर, हमने एवरेज पावर देखनी है। अगेन जो टॉप वाला P है वो इंस्टेंटेनियस पावर है। साइन वेव की कभी पीक आ रही है, कभी ज़ीरो आ रहा है, कभी नेगेटिव आ रही है, तो वेव फॉर्म ना इनपुट की, तो उसमें इंस्टेंटेनियस पावर चेंज आपने देखनी है एवरेज पावर। तो ये 5.84 मिली वॉट डिसिपेट कर रहा है। ये कितना कर रहा है? 74.6। पिछली दफ़ा भी 7 जुम्मे से पहले जब हमने कैलकुलेट किया था, मैंने कैलकुलेटर खोल के दिखाया था आपको, तो भी 74.6 था, बिकॉज पहले 10 वोल्ट DC सोर्स था, अब 10 वोल्ट RMS सोर्स है। उसका एवरेज पावर सेम है दोनों का। अब इसमें करंट की प्रोब AC DC को अलग नहीं लगानी पड़ती, वही AC के लिए भी वही होती है, DC के लिए भी वही होती है। अब आपने IRMS देखना है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वैल्यूज चेंज हो रही हैं। पीक टू पीक आपको पता चल जाएगा कि जब साइन वेव पीक पे जाती है तो उस वक्त पीक करंट फ्लो करता है रजिस्टर्स में से, और उस वक्त पीक वोल्टेज भी आती है। तो आपको उसने बताया कि आपके इस सिस्टम में पीक करंट कितना है, 186 मिली एम्पियर है। और आपका जो DC करंट है, DC एवरेज DC वैल्यू वो ज़ीरो है, ऑलमोस्ट माइनस है और प्लस में जा रहा है ना, ऑलमोस्ट माइक्रो एम्पियर्स में ज़ीरो है। फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज़ है करंट की। RMS वैल्यू आपकी है। तो वेन एवर यू विल परफॉर्म ओम्स लॉ, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, या आई स्क्वायर ओवर R, या V इज इक्वल टू IR, देन यू विल ऑलवेज यूज़ RMS वैल्यूज़ फॉर कैलकुलेटिंग द पावर वोल्टेजेस एंड करंट्स, क्योंकि आपका DC इक्विवेलेंट जो है वो बेसिकली RMS वैल्यूज़ हुआ करती हैं, जिसके ऊपर आप कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी,
ये आपका हो गया। अब इसमें प्रोब की डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूँ, यहाँ इसके ऊपर राइट क्लिक करें, रिवर्स प्रोब डायरेक्शन, आप देखेंगे ये एरो उल्टा हो जाएगा। एरो उल्टा हो गया। अब देखें कोई नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आ रही आरएमएस में, बिकॉज इट इज़ एन एसी सिग्नल, एसी का कोई प्लस माइनस नहीं होता। बट उसके लिए ग्राउंड का होना फिर भी ज़रूरी है। मैं ग्राउंड रिमूव कर दूंगा, नहीं चलेगा। देखिए वायर रिमूव कर दी, वो सिमुलेशन नहीं चलेगी। अच्छा चलना शुरू हो गई है, चल रही है, ठीक है। 1 मिनट है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। अच्छा फिर शायद डीसी में करता होगा प्रॉब्लम, क्योंकि ये भी मेरे लिए फर्स्ट टाइम है ये। सर आई थिंक सो ये सिर्फ वार्निंग देता होगा, एरर नहीं देता। नहीं नहीं, अभी हम पूरा एनालिसिस थोड़ी कर रहे हैं, अभी तो बहुत बेसिक सर्किट है ना, इसमें शायद वो मान जाता हो ये भी। जब हम आगे ग्राफर मोड में जाएंगे या और डीपर एनालिसिस करेंगे तो वो ट्रांजिएंट मोड है। और ये तो बिल्कुल मैंने बताया ना बच्चों वाला मोड है, जिसमें आपको सिंपली बच्चों की तरह आप सर्किट बनाएं और उसको इंटरेक्टिव मोड में। और सबसे स्लो मोड यही है, क्योंकि इसमें एनर्जी प्रोसेसर की बहुत ज़्यादा लगती है, रियल टाइम में उसको नंबर्स दिखाने पड़ते हैं। तो इंटरेक्टिव मोड बेसिक मोड है, लेकिन कंप्यूटर के लिए ज़्यादा प्रोसेसर इंटेंसिव है। जी देखें ना, वोल्टेज सही नहीं आ रहे। 7.5 वोल्ट्स आ रहा है, हालांकि असल में उसको रेफरेंस ग्राउंड भी नहीं ना मिल रहा है, तो इस वजह से। हालांकि यहाँ पर 12 वोल्ट आने चाहिए, लेकिन आ रहा है 7.55 वोल्ट्स, क्योंकि रेफरेंस ग्राउंड नहीं है। बहरहाल और भी मोड्स हैं, लेकिन मैंने कभी कहीं देखा था कि बगैर ग्राउंड के आपका सर्किट सही नहीं चलता। तो इसको हम अनडू रीडू कैसे होता है भाई? रीडू है ही नहीं इसका। आ गया। तो बहरहाल ग्राउंड इज़ अ मस्ट, तो उसको आपने लगाना है। बाद में किसी न किसी जगह प्रॉब्लम करता है, मुझे याद नहीं है कि कहाँ कर रहा है। अक्सर बच्चे सिमुलेशन कर रहे होते हैं, उनका चल ही नहीं रहा होता, फिर उनको बताना पड़ता भी ग्राउंड डालें तभी चलेगा, वो एरर दे देता है। अच्छा जी, नेक्स्ट मोड आपका। अब देखें, आपको वेव फॉर्म चाहिए। आप तो देख रहे हैं ना सिंपल नंबर्स को, आपको नहीं पता कि आपकी वेव फॉर्म की शेप कैसी है। तो आपने अब इंटरेक्टिव मोड को छोड़ के आपने जाना है ट्रांजिएंट मोड में। वेन एवर यू विल गो इन ट्रांजिएंट मोड, आप इसको ग्राफर व्यू में मॉनिटर कर सकेंगे। अब ट्रांजिएंट मोड में आपका क्या है, आपका एक स्टार्ट टाइम है कि आपका सिमुलेशन कब से स्टार्ट हो, टाइम किस टाइम से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट हो या बीच से कहीं से स्टार्ट हो। यानी वो सिमुलेशन अंदर खाते चलाता रहे, लेकिन आपका ग्राफ स्टार्ट जो है ना आफ्टर सम टाइम हो। तो हम कहते हैं भी बिल्कुल 0 से स्टार्ट करे वो सिमुलेशन को। और एंड टाइम कितना हो, 0.001, यानी 1 मिली सेकेंड। हाँ जी, 1 मिली सेकेंड तक ये चले। तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसको 50 हर्ट्ज कर लेते हैं सब। 1 मिनट, इसको डबल क्लिक करें, इसकी फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं 50 हर्ट्ज। मैंने इसको 50 हर्ट्ज कर दिया, अभी 50 हर्ट्ज की सोर्स होगी। अब मैं दोबारा इसको ट्रांजिएंट मोड में जाता हूँ। अब मुझे पता है एक वेव फॉर्म पूरी कितने टाइम में मुकम्मल होती है आपकी 50 हर्ट्ज वाली? सर 1/50। वो तो ठीक है, कितने सेकंड्स बनते हैं, कितने मिली सेकंड 20 बनते मिली हैं? 2.02। जी जी, ये आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। हाफ साइकिल 10 मिली सेकेंड पे और फुल साइकिल 20 मिली सेकेंड पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें 20 मिली सेकेंड का टाइम देना पड़ेगा। 20 मिली सेकेंड, यहाँ एम नहीं आता, तो इसलिए मुझे मैनुअली देना पड़ेगा। दिस इज़ 20 मिली सेकेंड्स नाउ। अब इसमें उसूलन ग्राफ के अंदर पूरी एक वेव फॉर्म का एक पूरा कंप्लीट साइकिल, ना एक ज़र्रा ज़्यादा ना एक ज़र्रा कम, ये बनना चाहिए। ठीक है जी। एनालिसिस ऑप्शंस में हम जाएंगे, सॉरी आउटपुट में जाएंगे। देखें हमने क्या किया, मैं दोबारा से बताता हूँ। इंटरेक्टिव मोड में गए, ये अभी फ़िलहाल इंटरेक्टिव मोड लगा हुआ था, ये इंटरेक्टिव मोड है ना, ये ऊपर नज़र आ रहा था। हम जाएंगे ट्रांजिएंट में। ट्रांजिएंट में जाके हमने उसको कहा कि भाई 0.02 मिली सेकेंड तक सिमुलेशन चलाओ। ठीक है, उसको हम सेव कर लेते हैं। सेव हो गया ट्रांजिएंट मोड। लेकिन ट्रांजिएंट मोड में और भी चीज़ें हैं ना। तो आउटपुट क्या है, हमने कहा कि आउटपुट वेरिएबल्स डिफाइन करें। तो जो प्रोब्स होती है ना, ये प्रोब है, वॉटेज की प्रोब है, एम्पियर की प्रोब है, दोबारा वॉटेज की प्रोब है। तो वो प्रोब्स ऑटोमेटिकली आपकी आउटपुट वेरिएबल्स डिफाइन हो जाएंगी, क्योंकि आपने तो बेसिकली ग्राफ देखना है। अब ग्राफ में क्या चीज़ नज़र आए, किस चीज़ को आप देखना चाहते हैं, करंट को, पावर को, वोल्टेज को, वेव फॉर्म, क्या किस चीज़ की वेव फॉर्म देखना चाहते हैं। तो जिस चीज़ की भी वेव फॉर्म देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सोर्स की वेव फॉर्म देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ
मेरे पास ये PR4 लगी हुई है प्रोब, तो ये ऑटोमेटिकली ग्राफ में आउटपुट पे जो ग्राफ बनेगा ना, अभी ग्राफ नहीं बना, आपने नहीं देखा, जो ग्राफ बनेगा उसमें PR4 के नाम का एक ग्राफ होगा, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उससे जनाब आपको पता चल जाएगा वेव फॉर्म की शेप क्या है। आप देखना चाहते हैं पावर क्या डिसिपेट हो रही है, तो आपने वोल्टेज की प्रोब लगाई, ऑटोमेटिकली देखें इसमें नाम लिखा होगा P, ये देखें ये PR2 ये वाली है, ये PR2 का मतलब होता है पावर प्रोब नंबर 2 जो कि वोल्टेज की है, P का मतलब पावर और PR2 का मतलब उसकी लेबलिंग। इसी तरह PR3 का मतलब क्या है, ये इस प्रोब का नाम है। और इसी तरह ये IPR1 इसका मतलब है कि ये वाली प्रोब है और इसका नाम है। और इस तरह VPR4 तो ये इसका नाम है। और अगर मैं कोई प्रोब ना डालूँ, मिसाल है सारी प्रोब्स मैं उड़ा देता हूँ, अब आपको ग्राफ में उसूलन ऐसा कुछ नज़र नहीं आएगा ट्रांजिएंट मोड में जाके ना, तो हम आउटपुट में जाके देखेंगे कि आउटपुट में क्या है, कुछ भी नहीं है, ग्राफ में कुछ नज़र नहीं आएगा, बिकॉज आपने कोई वेरिएबल डाला ही नहीं है। लेकिन उसने कुछ खुद से कुछ बनाई हुई है चीज़ें। अगर आप प्रोब नहीं लगाते और आप जस्ट ऐसे ही देखना चाहते हैं कि IR1 का मतलब क्या हुआ, अंडरस्टूड है कि करंट में R1 में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आप इसको ऐड कर देंगे तो इसका इफ़ेक्ट वही होगा जैसा कि आप यहाँ पर करंट की प्रोब लगा दें, क्योंकि ये करंट की प्रोब बेसिकली क्या बताएगी कि IR1 के रजिस्टर R1 में से कितना करंट फ्लो कर रहा है। बजाय इसके कि आप प्रोब लगाएं, आप सिंपली ये बता सकते हैं ट्रांजिएंट मोड में आउटपुट में जाके कि भाई IR1 यानी I मीन्स करंट ऑफ R1 कितना है वो ऐड कर लें। इसी तरह IR2 वो ऐड कर लें, ये दोनों सेम ही होंगे ना भाई, ये दोनों सेम होंगे। वैल्यूज जब ग्राफ में बनेगी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनी होगी, रीज़न क्या होगी ज़रा बताइएगा। सर सेम सीरीज में क्यों? लगे हुए हैं दोनों रजिस्टर्स। एग्जैक्टली आपके सीरीज में कनेक्टेड है तो इसलिए इसको डालने की ज़रूरत नहीं है, एक को डाल लें बस। सोर्स का करंट क्या है, टोटल सोर्स का करंट वो यहाँ आप डाल देंगे। इस केस में चूँकि सब चीज़ें सीरीज़ में है तो आपका सोर्स का करंट भी वही होगा जो आपका रजिस्टर R1 का करंट है। फिर P सोर्स 1, V सोर्स 1, P का मतलब होता है पावर, V का मतलब होता है वोल्टेज और सोर्स 1 आपकी सोर्स 1। अगर आपके पास दो वोल्टेज सोर्सेज होती तो लिखा होता PV सोर्स 2 जो आपने नाम दिया है। और अगर आपका करंट सोर्स होती तो होता करंट सोर्स कितनी पावर दे रही है तो होता PI, ये खुद से डालेगा, आगे आपका नाम है, ये सोर्स 1 हमने नाम डाला है ना, तो SOURCE सोर्स 1 हमारा नाम है। पीछे जो V है इसका मतलब ये सोर्स कौन सी थी, वोल्टेज सोर्स थी। V1 एंड V2 जो है ये आप पता नहीं कहाँ किन पॉइंट्स का है, नोड्स का होगा शायद, ये नोड्स जो लगी हुई है इधर कनेक्शन ये जंक्शन पॉइंट्स हैं। तो मैं इनको यूज़ नहीं किया करता क्योंकि ये हमें सोचना पड़ता है भाई कौन सी चीज़ कहाँ है। तो हम क्या करते हैं, जिस जगह पे जो चीज़ मेजर करनी है आप वहाँ पर, मिसाल है इधर वोल्टेज प्रोब लगा दें, इसका नाम भी चेंज करते हैं ना, PR1 इज कंफ्यूजिंग। सोर्स WAVEFORM, ठीक है जी, सोर्स वेव फॉर्म मैंने कर दिया। ओके, अब इसका इतना बड़ा नाम मैंने रख दिया सोर्स वेव फॉर्म। इसको उठा के अगर आप चेंज करना चाहें, आई गेस देयर इज़ एन ऑप्शन कि आपके अगर तंग कर रही है तो आप इसको मेरा ख्याल से उठा सकते हैं, ऑप्शन होती है शायद। चलें इसका फ़ॉन्ट का साइज़ हम छोटा कर लेते हैं, मे बी दैट माइट हेल्प। सात से नीचे शायद वो मानता ही नहीं है, यानी किस चीज़ का वो कर रहा है, चेंज कर रहा है, मैं तो प्रोब का ही कर रहा हूँ। चलें जी, ये कोई इतना प्राइमरी कंसर्न नहीं है, इसको देख लिया जा सकता है बाद में।
उसको हम थोड़ा इधर ले आते हैं ताकि हमारा मसला हल हो जाए। ये लेंगे, इतना बड़ा नाम वैसे होता नहीं है, हम लिख लेते होते हैं VS1, इस तरह के छोटे छोटे नाम देते हैं। तो मैंने आपके लिए, चूँकि आपको ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से इसका नाम भी सोर्स कर देते हैं बस खाली, ताकि हमारे लिए आसानी हो। सोर्स ठीक हो गया जी। अब हम इसका ग्राफ देखेंगे। ट्रांजिएंट मोड में हमने आउटपुट देखा तो ऑटोमेटिकली वी सोर्स की वेव फॉर्म का वो एक आउटपुट वेरिएबल जनरेट हो गया, क्योंकि उसको पता है कि ये हमने प्रोब डाली, और प्रोब डालने का मकसद ये है कि हम यहाँ मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसने आउटपुट जनरेट कर दिया। नाउ यहाँ से रन करें, सेव तो हमने कर लिया, यहाँ से रन करें या नीचे इधर से रन करें एक ही बात है, इसमें सेव एंड रन दोनों हो जाता है। तो यहाँ से हम चलो कर लेते हैं, कन्वेंशनल है। अभी देखें ऑटोमेटिकली एक विंडो खुलेगी। अब आपको इस विंडो के अंदर आप देख रहे होंगे कि आपको पूरा एक कंप्लीट साइकिल मिला, ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया और फिर नीचे और यहाँ ऊपर। अब आप इसकी पीक वेव फॉर्म इसमें ग्रिड ऑन कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो। इसको आप जूम करें, यहाँ से सेलेक्ट करके इसको जूम करें। जूम करेंगे आपको पता चल जाएगा कितनी वोल्टेज आ रही है, ऑलमोस्ट 14.2 के करीब करीब है, क्योंकि 10 वोल्ट RMS थी ना, तो 14.41 वोल्ट्स आनी चाहिए पीक। तो आपने देखा कि वही वोल्टेज आ रही है। ऑटो जूम आउट। बैकग्राउंड आप जब प्रिंट करेंगे तो आपने सफ़ेद रखना होगा ताकि इंक कितनी सारी ज़ाया ना हो। जब आप रिपोर्ट बनाएंगे तो उसके अंदर आपने इन ग्राफ्स की जो है ना वो पिक्चर्स डालनी है प्रिंट करके। अब ये बहुत बारीक सी तार है ना, ये तार क्या ना वेव फॉर्म है, तो आप इस वेव फॉर्म पे राइट क्लिक करें और ट्रेस विड्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप ट्रेस विड्थ इंक्रीज़ कर ली। मल्टीपल ग्राफ्स होते हैं, बहुत सारे 10-15 ग्राफ आगे आपको इकट्ठे देखने पड़ेंगे। आगे जब हम डीपर एनालिसिस में जाएंगे तो हमें डिफरेंट कलर्स चाहिए होंगे, तो आप हर ग्राफ को डिफरेंट कलर एक असाइन कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी? कोई क्वेश्चन हो तो बताएं ताकि मैं फिर अगली बात करूँ। मैं अभी आपको सिर्फ बेसिक एनालिसिस टूल्स दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि कैसे हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं। चलें आगे जी। यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक तरीका तो, अब अच्छा जी, एक तो तरीका मैनुअल है कि भाई इसकी पीक कहाँ पर आएगी, मैं खुद ही हंट करता फिरूँ। अच्छा, एक बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको स्टूडेंट्स एनालिसिस में बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। देखें, मैंने अगर इसकी वर्टिकल एम्पलीट्यूड को एम्पलीफाई करना है तो मैं जो ड्रैग करूँगा ना ये डब्बा, उसकी हाइट को छोटा करूँगा, चौड़ाई को ज़्यादा करूँगा। इसका मतलब क्या है कि जितना मैंने ये डब्बा ड्रैग किया हुआ है ना, आपको नज़र आ रहा है डब्बा ड्रैग हुआ हुआ? यस यस सर। सर। हाँ, तो ये डब्बा देखें, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इसको समझने की कोशिश करें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये चौड़ाई इसकी ज़्यादा है, हाइट इसकी कम है। इसका मतलब ये है कि जितनी हाइट है ना इसकी कम वाली, इसने इसी को खींच के पूरी स्क्रीन पे लेके आना है। अब ये पूरा डब्बा एक पूरी स्क्रीन पे आएगा, देखिएगा क्या होता है। देख रहे हैं आप कि ये वेव फॉर्म की कर्वेचर आपको अच्छी गोलाई इसकी नज़र आ रही है, गोल सा वेव फॉर्म नज़र आ रहा है, और यू कैन डिटेक्ट द पीक अपीयरिंग एट दिस पॉइंट। मैं कर्सर ले आता हूँ, कर्सर भी होती है ये, देखें मैं कर्सर का बाद में बताता हूँ। देखें ये जो पॉइंट है ना, इट इज़ द पीक पॉइंट। समझ रहे हैं बात को? लेकिन अगर बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे करेंगे यार हमने ये जगह देखनी है ना, तो वो यूँ सिलेक्ट करेंगे। अब क्या होगा कि जो हमें एम्पलीफिकेशन है वो वर्टिकल नहीं मिलेगी, हमें टाइम एम्पलीफिकेशन मिल जाएगी। यानी बहुत, जैसे उस ऑसिलोस्कोप पे आप टाइम को इंक्रीज़ करते हैं ना, डिक्रीज़ करते हैं, और इलेक्ट्रॉन गन को फास्ट करते हैं तो सिग्नल एक्सपैंड होकर नज़र आता है। तो हॉरिजॉन्टल को बारीक करने से आप एक्सपैंडेड सिग्नल देखते हैं, एम्पलीट्यूड एक्सपैंड नहीं होता। अभी देखो मैंने एक पतली विंडो बनाई है लेकिन हाइट ज़्यादा रखी है इसकी, अब देखो आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। अब यू कैन नॉट फाइंड वेयर इज़ द पीक, आपको कोई पता नहीं चल रहा पीक क्या है। ये बात आपको समझ आई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एनालिसिस के अंदर आपको जब कभी कोई छोटी सी कोई नॉइज़ वगैरह ऊपर ट्रैवल कर रहा हो, तो हाइट जब चेक करनी हो सिग्नल का एम्पलीट्यूड, देन यू वांट टू मेक द रेक्टेंगुलर बॉक्स विच हैज़ लोअर हाइट एंड यू कैन मेक विड्थ एज लार्ज एज पॉसिबल, जिस टाइम ड्यूरेशन में आप देखना चाहते हैं। अब देखो ये इसने पूरी कर्व को क्या किया कि ये जो ऊपर से लेकर नीचे तक वाला हिस्सा है, ऊपर से लेकर नीचे तक वाला हिस्सा, ये वो वाला हिस्सा है जो मैंने अभी सेलेक्ट किया था इधर से।
अच्छा, मैं चाहता हूँ कि वेव फॉर्म यहाँ से शुरू हो रही है, ऊपर वाला हिस्सा खाली है, नीचे वाला हिस्सा भी खाली है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा इधर और इधर तक लेके आऊँगा। अब क्या होगा कि जो नई विंडो बनेगी ना एक्सपेंडेड मैग्नीफाइड, तो वो उसमें साइन वेव आपको ज़रा और निखरी हुई, ज़रा और एम्पलीफाइड नज़र आएगी, देखिएगा। अब मैंने क्या किया है कि जितना डब्बा बनाया था ना, उसने उस डब्बे के अंदर ही वेव फॉर्म को शो किया है। नीचे वाला सही नहीं हुआ, नीचे वाले को भी कर देते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा वो नहीं मान रहा, एक्सपैंड नहीं कर रहा, उसको जूम नहीं कर रहा। ठीक है, आपको ये बात समझ आ गई कि हमने किसी भी चीज़ को एक्सपेंडेड देखना हो, जिस जिस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में आपकी वोल्टेज है, एक्स एक्सिस में टाइम है। टाइम हमने 20 मिली सेकेंड का कहा था, तो उसने 20 मिली सेकेंड बता दिया। नीचे आपकी जो प्रोब है वो दिखा दी आपने कि ये वी सोर्स वेव फॉर्म है, इसको बंद कर दूंगा तो ये वेव फॉर्म बंद हो जाएगी। अगर आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल हम एक हार्मोनिक ऐड करते हैं इसके अंदर, हार्मोनिक्स का भी तो एक मसला बना रहता है ना आपकी ज़िंदगी में कि हार्मोनिक्स क्या होती है। मैंने रिसेंटली वाइवा लिया तो आधों को पता ही नहीं था कि हार्मोनिक्स क्या होती है। इसको हम बंद कर देते हैं, ग्राफर को, ग्राफर व्यू बंद हो गया। अभी मैं इसमें हार्मोनिक ऐड करता हूँ। कैसे हार्मोनिक ऐड करूँगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब इसका फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फॉर एग्जांपल सेकंड हार्मोनिक का एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है 3 वोल्ट्स की, सेकंड हार्मोनिक है, फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज होगी। ठीक है, एक सेकंड हार्मोनिक मैंने ऐड कर दिया जिसकी एम्पलीट्यूड मैंने 3 वोल्ट रखा है। अमूमन जो हार्मोनिक्स होते हैं ना पावर सिस्टम में, उनकी वोल्टेजेस कम होती हैं। अब मैंने एक हार्मोनिक ऐड कर दिया। वो जो मैं कह रहा था ना कि वैल्यूज़ चेंज होती हैं, तो ये रजिस्टर की भी हो रही थी। ये देखो, इसको सेलेक्ट करो तो ये कहीं भी रख सकते हो। मैं यही चीज़ इधर करना चाह रहा था, लेकिन इस पर नहीं हो रहा, वो पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। जैसे इसका है ना, आप इसको सेलेक्ट करो, कहीं भी ले जाओ, इसको इधर कर लो। चलो, अगर ज़्यादा कंजस्टेड हो रहा है तो ये सोर्स हो रहा है, इसका प्रोब का नहीं हिलता। ये मैं इसमें थोड़ा सा प्रोब का नहीं हिल रहा था। तो अब क्या है कि अब ये दोनों वोल्टेजेस ऐड होंगी और आपको देखिएगा वेव फॉर्म्स अजीब व गरीब सी डिज़ाइनी सी बन जाएगी। अब दोबारा हम रन करते हैं तो ये इसमें देखो, ये वेव फॉर्म में ये एडिशन हुई पड़ी है। अच्छा, ये देखो आपका पिछला ग्राफ सेव्ड है यहाँ पर, पिछला ग्राफ उड़ा नहीं। पिछले ग्राफ को ख़त्म करना तो ये क्रॉस करना पड़ेगा, डिलीट ग्राफ। ये पिछला ग्राफ 2 दफ़ा करोगे तो विंडो उड़ जाएगी, एक दफ़ा करोगे ग्राफ गायब हो जाएगा, दूसरी दफ़ा करोगे तो पूरी विंडो ही, टैब ही उड़ जाएगी। अच्छा, अब इसमें सेकंड हार्मोनिक एडेड है, ज़रा मज़ा नहीं आया। हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं, हम इसमें टेंथ हार्मोनिक ऐड करते हैं 500 हर्ट्ज, और वोल्टेज थोड़ी लो करके 1 वोल्ट कर देते हैं। अब देखना कि आपको एक वेवी वेव फॉर्म चलती हुई मेन वेव फॉर्म के ऊपर नज़र आएगी। देख रहे हो, ये मेन नीचे बेस वेव फॉर्म है और उसके ऊपर कौन सी वेव फॉर्म ट्रैवल कर रही है, हार्मोनिक। हार्मोनिक्स ये काम करती हैं आपके पावर सिस्टम के अंदर, वेव फॉर्म का ये हशर करती हैं। ठीक है जी, जिस सिस्टम में हार्मोनिक्स हो उसमें आपका ये प्रॉब्लम आता है। समझ रहे हैं बात को। यस ठीक सर। है जी। यस सर। अच्छा, यस सर। अच्छा, अब एक और यस काम सर। कर, अब मैं इसको करता हूँ 500 किलो हर्ट्स, के डाल दिया। अब देखना मोटा सा बैंड बनेगा एक। अच्छा, अभी ऐसा क्यों बन रहा है, बिकॉज 50 हर्ट्ज इज़ द बेस वेव फॉर्म, उसके ऊपर 500 किलो हर्ट्ज की वेव फॉर्म चल रही है। अब इतनी बारीक है ये वेव फॉर्म, इतना इसका आपस में गैप क्लोज है कि आपको ये एक बैंड नज़र आ रही है। हम इसको अगर एक्सपैंड करें तो किस तरह करेंगे, इस तरह एक्सपैंड करूँगा तो मैं तो एम्पलीट्यूड एक्सपैंड कर बैठूंगा, मुझे तो एम्पलीट्यूड नहीं चाहिए इस वक्त, मुझे तो हॉरिजॉन्टल जो है ना वो हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करना है। तो मैं सिलेक्शन कैसे करूँगा, मैं बारीक सी सिलेक्शन करूँगा ऐसे बस। अब मैंने बारीक सी सिलेक्शन किया है तो मुझे एम्पलीट्यूड की टेंशन नहीं है, मैंने देखना था कि इसके अंदर क्या वेव फॉर्म छुपी हुई। अगर मैंने और बारीक सी करता हूँ तो ये आ गया, और बारीक सी करूँगा एक एक साइकिल के लिए तो ये पूरे वेव फॉर्म में जो 50 हर्ट्ज सिग्नल था उसके ऊपर जो ट्रैवल होती हुई 5 किलो हर्ट्ज की वेव फॉर्म थी, इस वक्त हम उसको देख रहे हैं। समझ गए बात को, समझ गए कि नहीं समझे। यस सर, समझ आ गई। समझ गए, चलें। अच्छा, अब हम आते हैं, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। माइनस पे क्लिक करेंगे एक स्टेप पीछे, और माइनस पे क्लिक करेंगे और स्टेप पीछे। इस पे क्लिक करेंगे ना तो फिर ऑटो जूम वापस ओरिजिनल सिग्नल आ जाएगा। मैं दोबारा अब
अब एक और काम हमने करना है इसमें एनालिसिस में, जूम किया और ये 3-4 साइकिल हमने लेते हैं। अब हमने चेक करना है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो हम क्या करेंगे, कर्सर को यूज़ करेंगे। कर्सर क्या करती है, हमें बताती है कि वेव फॉर्म की एम्पलीट्यूड क्या है। देखें नीचे कर्सर को भी रीड करने का तरीका आना चाहिए। इसके ऊपर गौर से देखें, जिनकी ग्लासेस हैं वो ज़रा आंखें ग्लासेस साफ़ करके देखें, मैंने तो साफ़ की हुई हैं। तो आपको ऊपर 1 नज़र आ रहा होगा और इसके ऊपर बहुत छोटा सा 2 नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब 2 कर्सर्स हैं। x1 y1 is the information by cursor 1, x2 y2 is the information provided by cursor 2। तो कर्सर 1 को मैं रखता हूँ इस पीक पे, कर्सर 2 को भी मैं रखता हूँ इस पीक पे। तो एक पीक से लेकर दूसरी पीक तक का टाइम जो है वो टाइम पीरियड होगा ना इस सिग्नल का। क्यों भाई? यस सर। या एक नेगेटिव पीक से दूसरी नेगेटिव पीक के दरमियानी जो फासला है वो पूरा एक पीरियड है। इसके बाद फिर वेव फॉर्म अपने आप को रिपीट करती है ना। अगर आप जो ये 2 लाइनें ग्रीन है या टील कलर है जो भी है, ग्रीन और येलो के दरमियान जो बीच में गैप है ये आपकी एक साइकिल है। आप देखें बिल्कुल इसी जैसा फिर रिपीट हो रहा है। या दूसरा तरीका ये है कि आप ज़ीरो क्रॉसिंग ढूंढें, इसमें तो ज़ीरो क्रॉसिंग है ही नहीं ना, ये तो ऊपर सिग्नल आया हुआ है 14 वोल्ट के ऊपर आया हुआ है, क्योंकि एक कॉम्पोजिट सिग्नल था 2 वेव फॉर्म्स का। आप ज़ीरो पे नहीं है तो आपको पता नहीं है ज़ीरो क्या है। तो आप एक तरीका था कि जुगाड़ लगा के अंदाज़न सोचें कि भाई ये ऑलमोस्ट ज़ीरो क्रॉसिंग ये होगी ऑलमोस्ट, और इसकी जनाब ये ज़ीरो क्रॉसिंग होगी। तो अब आपको लगेगा कि हाँ अब ये एक पूरा साइकिल बना है, एक ऊपर और एक नीचे, ये इसमें पूरा एक पीरियड मुकम्मल हुआ, फिर एक ऊपर और एक नीचे दूसरा पीरियड हुआ। मेरे माउस की मूवमेंट नज़र आ रही है आपको? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो आप आपका मकसद तो पीरियड चेक करना ना। तो आप किसी भी जो है वो ऐसी जगह पर रखें जो पीरियोडिक हो, बार बार रिपीट हो रही, तो हमारे लिए पीक डिटेक्ट करना आसान है निस्बतन ज़ीरो को डिटेक्ट करने के। तो हम इसकी पीक पे आएंगे और इसकी पीक पे आएंगे। अब dx क्या है और dy क्या है? dx का मतलब होता है x2 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू इस वक्त क्या आ रही है? x2 की वैल्यू आ रही है टाइम वाइज, या टाइम एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई आपको एम्पलीट्यूड बताएगा। x1 है जी 4.874 मिली सेकेंड और x2 है 4.8765 मिली सेकेंड, थोड़ा ज़्यादा है। ये 45 मिली सेकेंड है, ये 65 मिली सेकेंड है। तो बजाय इसके कि आप कैलकुलेटर लें, इस टाइम में से ये वाला माइनस करें तो आपको टाइम पीरियड मिले, आप dx देख लें। dx इज़ बेसिकली x2 माइनस x1। तो बता रहा है कि 2.0038 माइक्रो सेकेंड। अब आप 2 माइक्रो सेकेंड का रिवर्स करें, कितना बनता है? सर 500 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। 500 किलो हर्ट्ज निकल आएगा, क्योंकि 20 मिली सेकेंड बनता है 50 हर्ट्ज। तो 2 मिली सेकेंड बनेगा 500 हर्ट्ज और 2 माइक्रो सेकेंड बनेगा 500 किलो हर्ट्ज। ठीक हो गया। लेकिन ये मैंने तरीका बताया है मैनुअल। इसी तरह डी वाई भी देख सकते हैं, वोल्टेज का भी आपको पता चल जाएगा। वोल्टेज इस वक्त ज़ीरो आएगी तकरीबन, क्योंकि ये भी उसी वैल्यू पे है, ये भी उसी वैल्यू पे हमने रखा हुआ है, क्योंकि हमारा मकसद इस वक्त वोल्टेज चेक करना नहीं है, हमारा मकसद टाइम पीरियड चेक करना है। तो ये भी उधर उसी तकरीबन वोल्टेज पे, ये भी उसी तकरीबन वोल्टेज पे है। तो वोल्टेज आपको 1 मिली वोल्ट आ रहा है, क्योंकि आपने उसका जो है ना वो दोनों की पीक्स पे रखा हुआ है। इसीलिए y1 भी ऑलमोस्ट वही होगा, y2 भी ऑलमोस्ट वही होगा। तो डिफरेंस जो है वो 1 मिली वोल्ट का है। इसका मतलब ये है कि हम इसके प्रॉपर पीक पे नहीं आए या इसके प्रॉपर पीक पे नहीं आए। तो अगर हम एग्जैक्ट इसकी पीक पे आते और एग्जैक्ट इसकी पीक पे आ रहे होते तो हमारे पास ये वैल्यू ज़ीरो आ रही होती। अच्छा, ये था मैनुअल मेथड। अब हम करते हैं सॉफ्टवेयर को ख़ुद बताते हैं कि भी वो ख़ुद पीक ढूंढे, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना। मैं अब कहाँ इसको जूम करके देखता फिरूँ और इसको जनाब ये एडजस्ट करता फिरूँ कि जी जनाब पीक एग्जैक्ट पीक पे है, मुझे नहीं पता इसकी पीक क्या है, यहाँ से आंखों से विजुलाइज नहीं किया जा सकता। एक तरीका मैं उसको जूम करके मैनुअली, तो वो जब सॉफ्टवेयर में एक फैसिलिटी मौजूद है तो वाई नॉट वी यूज़ दैट। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करें, प्रोब के ऊपर, जो कर्सर के ऊपर, सॉरी प्रोब नहीं है, इसको कर्सर कहते हैं। कर्सर 1 पे क्लिक करें और आप इसको सेट वैल्यू भी दे सकते हैं कि किसी वाई की नेक्स्ट, एरो का मतलब होता है ये कर्सर जो है आगे जहाँ पर जोन सी वैल्यू आएगी ना उसको उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। मैं इसे कहता हूँ तुम 14 पे, जो नेक्स्ट 14 वैल्यू आती है ना उस पर शिफ्ट हो। मैं लिखता हूँ 14 वोल्ट से ढूंढेगा आगे आगे वेव फॉर्म में 14 कहाँ आता है, तो 14 यहाँ आता है एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्ट 14 पे। आप देख रहे होंगे ये 14 वोल्ट पे आगे शिफ्ट हो गया।
ठीक है, तो मैं अपनी मर्जी से इसको किसी भी वोल्टेज पे सेट कर सकता हूँ। अगर मैं कहूँ ये वाला पीछे एरो, तो वो कहेगा, मैं ऐसे कहूँगा पीछे जा रहा हूँ तो पीछे कोई 13.5 वोल्ट पे जाए। 13.5 वोल्ट पे ये पीछे ढूंढेगा 13.5 कहाँ है, तो आप देखें एग्जैक्टली 13.5 पे ये आ गया। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से कर्सर को किसी पिन पॉइंट लोकेशन पर मैथमेटिकली न्यूमेरिकली आप उसको रख सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद क्या है, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू को ढूंढना, ताकि हम एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकें। यहाँ पर आपकी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं थी, आपने देखे पहले 2 माइक्रोसेकंड था, 1.9 माइक्रोसेकंड है। हमारे पास एग्जैक्टली 2.00 माइक्रोसेकंड आना चाहिए, ताकि हम बिल्कुल एग्जैक्ट 5 किलो हर्ट्ज पे पहुँचें, 500 किलो हर्ट्ज पे पहुँचें। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे थोड़ा पीछे और इसे कहेंगे कि भाई गो टू नेक्स्ट वाई मैक्स। ये वाई एक्सिस है ना, तो इस वाई एक्सिस की नेक्स्ट मैक्सिमम वैल्यू को खुद ही देखें कहाँ आती है और वहाँ टिक जाए। मैं करूँगा तो देखो ये वाई की जो भी मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये वहाँ पर इसने अपने आप को, देख लो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि उसने वाई एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू पे उसने इसको एडजस्ट कर लिया। ये क्या हुआ, ठीक है, वाई एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ से ऊपर राइज हो रही है, ये पॉइंट मैक्सिमम था, फिर नीचे जा रही है, तो खुद ब खुद उसने इसको वो कर लिया। अब देखो ये ग्राफ बैठ गया, दोबारा मैंने जूम आउट किया, ग्राफ बैठ गया। अब इस ग्राफ की हाइट इंक्रीज करने का तरीका क्या है कि मैं यूं ड्रैग करूं, नहीं, मैं यूं ड्रैग करूंगा ताकि एम्पलीट्यूड वाइज मुझे इंक्रीज मिले और टाइम ऑलमोस्ट सेम रहे। ठीक हो गया। अभी दोबारा इसको जूम करता हूँ ताकि और जूम हो, ये जूम हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास कर्सर 1, मैं दोबारा एक दफ़ा उसको क्या लेता हूँ कि चिड़ ना गई हो, तो गो टू नेक्स्ट वाई मैक्स इसको कर दिया, और इसको भी मैं कहूँगा गो टू नेक्स्ट वाई मैक्स कर दूंगा, गो टू नेक्स्ट वाई मैक्स। अब हम परफेक्टली जो है ना वो दोनों के मैक्सिमम पॉइंट्स पे आए एग्जैक्टली। अब देखो दोनों का डिफरेंस क्या है, x1 x2 माइनस x1 क्या आ रहा है आपके पास, कर्सर में देखो ज़रा, dx क्या आ रहा है, सर 2 माइक्रो। Sir, 2 माइक्रो और एग्जैक्टली 2 माइक्रो सेकेंड आ रहा है। पहले हमारा 2.00 समथिंग माइक्रो सेकेंड आ रहा था, क्योंकि हमने विजुअली अपनी आंख को यूज़ करते हुए पीक्स को फाइंड किया था, तो बहुत एक्यूरेट। अगर आपने मेजर, उसने 1/dx भी करके दिखा दिया है। देखिए ये dx है ना, तो उसने 1/dx करके दिखा दिया। बेसिकली फ्रीक्वेंसी तो नहीं निकाली उसने, मतलब उसको ये, उसको इन सॉफ्टवेयर बनाने वालों को पता ही होगा कि जब यूज़र दो प्रोब्स के दरमियानी फासला फाइंड कर रहा है, तो उसका एक मकसद फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है। तो उसने दिखा दिया 500K। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि भाई 500K क्या है, 500K मीन्स इट इज़ फ्रीक्वेंसी बेसिकली। ठीक हो गया। अब हम इसको ऑटो जूम करते हैं बैक टू ओरिजिनल शेप। अब मैं यहाँ कर्सर लेके आता हूँ दोबारा और इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। इसको कहता हूँ गो टू नेक्स्ट वाई मैक्स। अब देखें इसमें बहुत सारे वाई मैक्सिस वाई मिनिमम होंगे, छोटे 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 होंगे, लेकिन इसको यहाँ आना चाहिए उसूलन। देखते हैं क्या करता है, गो टू नेक्स्ट वाई मैक्स, नहीं आ रहा, तो क्योंकि वो छोटा छोटा अगला अगला स्टेप ले रहा है। वो नेक्स्ट वाई मैक्स जो भी उसको मिलता है ना इस वेव फॉर्म में, इसके बाद इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा, क्योंकि नेक्स्ट वाई मैक्स उसको ये मिल रहा है जो इमीडिएटली नेक्स्ट वाई मैक्स है। तो इसमें हमारा ये फ़लसफ़ा या ये थ्योरी नहीं चलेगी, हमें मैनुअली ही यहाँ पे सेंटर पे यहाँ कहीं लेके आना पड़ेगा इसको, ये इसको यहाँ पे। या दूसरा तरीका ये है कि हमें पता है इसको टाइम वाइज भी तो हम लेके आ सकते हैं ना। आपको पता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, तो उसका एक एक पूरे साइकिल का टाइम 20 मिली सेकेंड बनता है ना, तो हाफ साइकिल का कितना बनेगा, 10 मिलीसेकंड। और उसका हाफ 5। 5 मिली सेकेंड। तो मैं कहूँगा सेट एक्स वैल्यू टू 5 मिली सेकेंड, तो 5 मिली सेकेंड पे आ गया ऑटोमेटिकली। इट विल अपीयर एट द पीक मोस्ट पोजीशन, ये पीक पे आ जाएगा एग्जैक्टली, क्योंकि हमें पता है टाइम इसका क्या है। और इसी तरीके से मैं उसका भी, क्योंकि हमने वेव फॉर्म ही एक साइकिल दिया हुआ है, अगला साइकिल आता तो मैं उसकी भी पीक पे चला जाता, तो उस तरह मुझे टाइम पीरियड, खैर उस तक मुझे टाइम पीरियड पहले से ही पता होता, क्योंकि मैं खुद ही तो टाइम बता रहा हूँ कि भाई इस टाइम से लेकर इस टाइम पे जाओ। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई कि क्या किस तरह से हो रही हैं चीज़ें। कंपोजिट सिग्नल हमने डाला, एवरीथिंग वी डिड। यहाँ पे कोई मसला हो तो आप बता सकते हैं।
जी सर समझ आ गया। ठीक है। अच्छा अब हम एक और काम कर लेते हैं, फिर हम लैब कंक्लूड करते हैं। हम एक और प्रोब डालते हैं ताकि हमें दो चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिले। हम करंट की वेव फॉर्म को भी चेक करना चाहते हैं, और करंट की वेव फॉर्म का हम डायरेक्शन किस जानिब कर देते हैं। जस्ट एक जेन में बात आती है कि भाई करंट यूँ निकलेगा इधर जाएगा, हालांकि एसी है तो दूसरी तरफ भी जाएगा। तो बहरहाल अब हम इसको ट्रांजिएंट मोड में चलाते हैं। नाउ यू विल सी दैट आवर आउटपुट विल हैव टू प्रोब्स, टू सोर्सेज IPR1। इसको हम कर देते हैं I_SOURCE। ये हो गया सोर्स। अब हम इसको चलाते हैं। अब ये दो ग्राफ बन रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, और ये टाइम ले रहा है, थोड़ा ज़ोर लग रहा है इस बेचारे का। वो अब आप देखें कि ये वोल्टेज की वेव फॉर्म बहुत ज़्यादा है, करंट की वेव फॉर्म बहुत थोड़ी है। वेव फॉर्म में, इसमें भी वेव फॉर्म साइनोसाइडल ही बनी पड़ी है, लेकिन हमें नज़र कुछ नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई जो बड़ा वाला वेव फॉर्म है ना, उसको हम कर देते हैं गायब। ये नीचे देखें, ये प्रोब्स आ रही हैं, I सोर्स, V सोर्स। तो V सोर्स का हम रिमूव करेंगे और इसको ऑटो जूम करेंगे ताकि ये अपने उसके ऊपर पूरा स्केल अप हो जाए। अब ये करंट की वेव फॉर्म, आप इसका रीडिंग देखें, 100 M लिखा हुआ है। 100 M का मतलब ये है कि 100 मिली एम्पियर्स। और अगेन उसी तरह हम इसको देखेंगे तो इसकी ये करंट की वेव फॉर्म आपको मिल जाएगी। एक और बात जो आपको नोट करने वाली है, आप देखेंगे कि जब मैं जूम करता हूँ तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। देखा, स्टेप वाइज, इसको कहते हैं पीस वाइज लीनियर ग्राफ नज़र आ रहा है आपको। एक पीस यहाँ से शुरू होता है, इधर जाता है, फिर अगला पीस यहाँ से स्ट्रेट लाइन आती है, यहाँ जाती है। कर्वेचर नहीं है इसमें। बिल्कुल जूम आउट जूम इन करके देखें ना, तो आपको नज़र आएगा कि इसमें वो जो एक होता ना, इसकी लिमिट है एक, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर कोई चेंज आता है सिग्नल में तो वो उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। उसने सैंपल किया इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, यानी दोनों को मिला दिया। अगर इसके अंदर कोई फ्रीक्वेंसी डालते हैं तो वो नज़र नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर देता हूँ, ऑटो जूम, मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करता हूँ, इसको कर देता हूँ। जो सेकंड सोर्स है ये 5 किलो हर्ट्ज़ की थी ना, 500 किलो हर्ट्ज़ की, मैं इसको 500 मेगा हर्ट्ज़ कर देता हूँ कैपिटल में। अब आप देखना कि अब आपको वेव फॉर्म कैसी नज़र आती है। अब वो उस बेचारे का इतना जूस निकला हुआ है कि यहाँ से वो हल्का हल्का वेव फॉर्म आप देख रहे हैं और वो बना रहे हैं। अब नीचे सिमुलेशन टाइम आप देखिएगा, इसको मैं जूम आउट करता हूँ। देखो सिमुलेशन टाइम क्या चल रहा है, अभी खाली 0.76 सेकेंड का तक अभी, यानी रियल वर्ल्ड में तो हमारे कई सेकंड्स गुजर चुके हैं, लेकिन सिमुलेशन इन्वायरमेंट में देखा जाए तो अभी तक इस लेवल तक की सिमुलेशन हो चुकी है। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? तो हम इसको इधर ही पॉज कर देंगे, हम कहेंगे बस जितना बना लिया, बड़ी मेहरबानी, हम पूरी वेव फॉर्म नहीं देख सकते, इतना टाइम नहीं है। मैं इसको रोक देता हूँ, ये स्टॉप कर देता हूँ। जहाँ स्टॉप कर दी वहाँ तक का ग्राफ बन जाता है। अब मैं इसको जूम करता हूँ और जूम करता हूँ, तो बहुत जूम कर ही जाऊँगा, तब जाके कहीं वेव फॉर्म आएगी। ओके। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली इसने सैम्पलिंग टाइम एडजस्ट कर दिया, रिड्यूस कर दिया, क्योंकि ऑटो मोड में था। ठीक हो गया। यहाँ पर अगर मैं मैक्सिमम टाइम स्टेप डिफाइन कर दूँ, ये वाला, अपनी सिमुलेशन को आसान करने के लिए, टाइम स्टेप का मतलब होता है एक स्टेप ले वैल्यू ले, अगला स्टेप ले वैल्यू ले, दोनों के दरमियान स्ट्रेट लाइन लगा दे। मैं ऐसे कहता हूँ 0.04 कर लो जनाब। अब देखें अब क्या होता है, ऑटो जूम। अब ये ग्राफ बना रहा है, हम इसको थोड़ी देर चलने देते हैं, फिर स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप।
अभी तक वो इफेक्ट मैं रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा। 1 मिनट। हम इस रिमूव कर देते हैं कि जो इफेक्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ना कि टाइम स्टेप का क्या पर्पज़ है वो नज़र आना चाहिए। हाँ जी, अब नज़र आया, ठीक है। स्टॉप। अब देखें आप, वो असल में 2 वेव फॉर्म थी ना, उसकी वजह से चीज़ें सही नहीं हो रही थी। अब आप देख रहे हैं कि ये कर्व नहीं है इसमें। खोते कहानी का कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये बन रही है जिग-जैग पैटर्न। ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ऊपर से राउंड नहीं है, ऐसे गोल सी नहीं है। ये क्योंकि सैम्पलिंग स्टेप टाइम हमने इंक्रीज किया हुआ है। और अगर हम स्टेप टाइम रिड्यूस करें, यहाँ से आप ग्राफर एक्सेस भी कर सकते हैं दोबारा से ना, जो ग्राफ बन चुका है वो यहाँ से एक्सेस कर लें। और सारे ग्राफ हम डिलीट कर देते हैं। और अब हम देखते हैं कि अगर मैं स्टेप टाइम को डिक्रीज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा, रन, तो अब उसको सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। सैम्पलिंग इंटरवल उसका बहुत ज़्यादा होगा, इंटरवल बहुत थोड़ा होगा, सैम्पलिंग इंटरवल बहुत थोड़ा होगा, जिसकी वजह से मल्टीपल सैंपल्स बनेंगे 2 पॉइंट्स के दरमियान। उम्मीद है कि अब चीज़ें ज़रा ठीक होंगी। अभी भी नहीं कर रहा। बाज़ औक़ात इसमें कभी कभी थोड़ा सा एक ग्लिच आ जाता होता है कि चीज़ मानता नहीं है, जो उसको कहा जाए वो नहीं करता। अभी मैंने इसका सैम्पलिंग इंटरवल इतना थोड़ा कर दिया, उसके बावजूद वो उसको चलें एक चीज़ नोट करते हैं हम, इसका डिस्टेंस कितना है। कर्सर से हम चेक करते हैं कि शायद वो मैं जूम इतना कर रहा हूँ कि वो पता नहीं चल रहा। इसका डिस्टेंस देखें कितना है। इसको कहते हैं गो टू नेक्स्ट बाय मिनिमम। इधर भी कर्सर नेक्स्ट बाय मिनिमम, इधर ये होना चाहिए नेक्स्ट। वो इसको लेता ही नहीं, इसको ले रहा है। मैंने एक ये मिनिमम ये हो गई,
और इसको मैं कहता हूँ गो टू नेक्स्ट। इसका डी एक्स देखें क्या है, डी एक्स आता है 6.2595 माइक्रो सेकेंड। 6.2595 याद रखना है, 6.2595 माइक्रो सेकेंड। अब देखो 6 उन्हीं माइक्रो सेकेंड्स के अंदर वो चीज़ राउंड हो गई है, उसी माइक्रो सेकेंड के अंदर रहते हुए। पहले यहाँ पर आपको एक स्टेप था शायद, यहाँ पर चलें जूम करके देखते हैं कि, क्योंकि टाइम जो है ना वही है डी एक्स के दरमियान 6 पॉइंट क्या था जी, कुछ बैठे हुए 6.529। ये अब इसके एक पीस का हम टाइम चेक करते हैं। अब कितना हो गया 1.025 माइक्रो सेकेंड। पहले 6 पॉइंट समथिंग था ना, अब हमने जब टाइम स्टेप इंक्रीज किया तो ये जो इस पीस की लेंथ है वो उसने उसको रिड्यूस करके मज़ीद छोटा कर दिया। अभी 1.02 के दरमियान एक सेगमेंट आया, यानी और ज़्यादा प्रिसाइज उसने कर दिया। क्योंकि मैं जूम पे जूम कर ही जा रहा हूँ ना, नीचे टाइम स्केल भी थी, टाइम स्केल हम नोट नहीं कर रहे थे। टाइम स्केल में अगर आप देखें तो टाइम हमारा ये छोटा हो रहा है और हमारी जो वेव फॉर्म है वो ज़्यादा एक्यूरेट से एक्यूरेट होती जा रही है। तो अभी मैं अगर इसको मज़ीद ट्रांजिएंट मोड में जाके इसका मज़ीद एक लेवल और इंक्रीज़ करके 2 लेवल इंक्रीज़ करता हूँ, रन करता हूँ, तो अब देखो, अब वो जो दो डिस्टेंस थे 1.0205 जिसमें हमें एक खाली स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही थी, अब उसने उसको क्या किया, इतने छोटे छोटे पीसेस बनाए हैं कि वो राउंड नज़र आ रही है। अब मैं अगर इसको जूम करता हूँ इस जगह को, तो अभी तक हम उसके उस लेवल तक नहीं पहुँचे जहाँ पर हम उसकी स्टेयर्स को देख सकें। तो ये स्टेयर्स बहुत ज़्यादा वो हो गया, फाइन हो गया। मैं इसको जूम कर, अब आया जाके, ये आया है पीस वाइज, अब आपको नज़र आना शुरू हुआ है। आप मेरी बात को फॉलो कर पा रहे हो ना? यस सर। तो ये हाथ से मुझे इसको घुमाना पड़ेगा, अब हम इतने ज़्यादा जूम पे आ गए हैं कि वो कंप्यूटर जो है ना वो थोड़ा फंस रहा है। अब मुझे पीस वाइज लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत तगोदो करनी पड़ रही है। ये देखो, अब अगर मैं इसका डिस्टेंस चेक करूं तो शायद नैनो सेकेंड्स में हो। ये इसका एक पीस है और ये दूसरा पीस है, टाइम वाइज है सारे पीसेस सेम होंगे। अब देखो टाइम कितना है दोनों कर्सर्स के दरमियान, डी वाई देखना, सॉरी डी एक्स देखना, डिस्टेंस इन टाइम, इधर से लेकर इधर तक वो डी एक्स में आएगा। तो डी एक्स देखो कितना आ रहा है, 10.505 नैनो सेकेंड्स। तो इतना कम टाइम है इसका कि यूँ समझें कि इतना ज़्यादा वो प्रिसाइज बना हुआ है कि मुझे कई दफ़ा जूम करना पड़ा तब जाके मुझे जो है ना ये इसका ये चोटी की चोटी आप वोल्टेज देखो कितनी कम वोल्टेज का चेंज है, 14.1.4142 पता नहीं किधर तक, इस लेवल का और इस लेवल के दरमियान वोल्टेज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा जूम किया हुआ है, एक्सट्रीम जूम किया हुआ है। तो ये जो वेव फॉर्म आपको नज़र आ रही है ना, ये इंतहाई राउंड और कर्व प्रोफाइल है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, तो हज़ारों लाखों सेगमेंट्स से मिल के ये एक कर्व बना है, जिसकी वजह से आपको बहुत स्मूथ कर्व नज़र आ रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इसको अंडर सैम्पलिंग करता हूँ, 0.02 करता हूँ, तो आप इसको देखें अभी से ही नज़र आ रहा है। आप इसको जूम आउट करें
आप इतनी बड़ी वेव फॉर्म को देख रहे हैं, उसके अंदर ही आपको झटके नज़र आना शुरू हो गए हैं। बहुत बड़ी वेव फॉर्म है, देखो 0.9 से लेकर 1.5, वो तो था ना 14 1.44, पता नहीं कि इसकी चोटी की चोटी पे पहुंचे हुए थे। इसको देखो ज़रा, तो ये 1 वोल्ट आ रहा है 1.36 पे ऑलमोस्ट, और अगला आ रहा है 1.4। इतना बड़ा वो उसने बीच में अप्रॉक्सीमेशन कर दी है। यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान असल में ये यूं कर्व जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमने सैम्पलिंग पॉइंट थोड़ी रखी हुई है, तो इसलिए उसने एक पॉइंट इधर लगाया, दूसरा पॉइंट इधर लगाया, सीधा जोड़। जैसे बच्चों को वो डॉट्स मिला के वो कार्टून नहीं बनाते, 1 2 3 4 5 लिखा होता, तभी इन डॉट्स को मिलाएं तो आपका एक वो कैरेक्टर कोई चीज़ बन जाएगी, कोई फूल वगैरह बन जाएगा। तो इसमें भी ऐसा ही है, एक डॉट ये एक डॉट ये, इसको आपस में मिला लिया। लेकिन ज़रा प्रोफेशनल आदमी होगा तो वो ड्रॉ करेगा तो वो इसको पूरा राउंड बनाएगा। और ये राउंड क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि बीच में सैम्पल्स मिसिंग हैं। और ज़्यादा इसको अगर हम अंडर जाते हैं तो इससे नीचे वो शायद जाने नहीं देता, क्योंकि वो कहता है कि जी आपका जो स्टॉप टाइम है वो कम है। और अब आप ज़रा देखना अब क्या हाल होता है इसका। अब शायद वेव फॉर्म ही सही से बन ही ना पाए, या वो फिर खुद ही समझदार है, वो उसको खुद ही एक मिनिमम लेवल से नीचे नहीं जाने देता। ये टाइम मैंने रखा हुआ है इतना, और इसमें जो सैम्पलिंग इंटरवल है वो हम तो बहरहाल वो एक ख़ास निचली लिमिट से नीचे नहीं लेके जाता, क्योंकि उसको पता है ग्राफ की शेप ही नज़र नहीं आएगी अगर हम बहुत ही ज़्यादा नीचे चले जाएं। तो मैंने इसका टाइम बढ़ाया है, जितना ज़्यादा स्टेप टाइम होगा उतनी ही बुरी बात होगी। तो मैंने बढ़ाया, लेकिन वो उसको नहीं उस पर नहीं कर रहा, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। शायद मुझे सारे रिमूव करने पड़े, में भी बाज़ औक़ात पिछले ग्राफ्स की वजह से भी इफ़ेक्ट आ जाता है उसके ऊपर। नहीं, वो नहीं मान रहा। तो लेकिन ये बात तयशुदा है कि इसके देखें स्टेप्स बहुत बड़े बड़े हैं, और आपको इतनी अच्छी एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगी, क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत कब पेश आती है, जब हम आगे PWM से सिमुलेशन कर रहे होंगे ना, तो बाज़ औक़ात डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी, क्योंकि वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस इंस्टेंस और इस इंस्टेंस के दरमियान लाई करी होगी। यानी एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। फॉर एग्जांपल हम LC सर्किट बना रहे हैं, तो उसमें कहीं ऑसिलेशंस आनी है, तो वो ऑसिलेशंस आएंगी ही नहीं, क्योंकि वो इस पीरियड में कहीं आती हैं, और इस पीरियड के दरमियान वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेता। एक पॉइंट यहाँ रखता है, दूसरा पॉइंट यहाँ रखता है, आपस में स्ट्रेट जोड़ देता है, तो उससे जो है वो आपकी वो इन्फॉर्मेशन ज़ाया हो जाती है। तो फॉर दैट वी हैव टू गो बैक एंड एडजस्ट दिस वैल्यू एंड डिक्रीज़ इट। इसको डिक्रीज़ करना पड़ता है टू अ वैल्यू कि हम अच्छे तरीके से वेव फॉर्म को एनालाइज कर सकें और उसको व्यू कर सकें, क्योंकि साइनोसाइडल वेव फॉर्म है, इसमें चीज़ें ऑलरेडी राउंड हैं, तो इसमें आपको हमें इतनी मैं उस तरह नहीं दिखा पाया कि इन्फॉर्मेशन का लॉस कैसे होता है। अमूमन ये अनचेक्ड होता है, वो खुद ब खुद एनालाइज करता रहता है। ठीक हो गया जी, ये आपका हो गया ट्रांजिएंट वेव फॉर्म। और जो बाकी जो है वो हम बाद में जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे ना कर्व, तो उसमें DC स्वीप मोड में हम आएंगे कि इसमें ऑटोमेटिकली नीचे वोल्टेज एक ख़ास लेवल से दूसरे लेवल तक चेंज होती है, और आपका एक्स एक्सिस जैसे नॉर्मली टाइम का ग्राफ बनता है ना, ये वहाँ पर टाइम नहीं होता, नीचे यहाँ वोल्टेज होती है और इस तरफ करंट होता है। तो वो DC स्वीप मोड में हम वोल्टेज को स्वीप करवाते हैं फ्रॉम अ लोअर वैल्यू टू अ हायर वैल्यू, जो हम सेट करना चाहते हैं, और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो है वो वैल्यूज चेक कर रहे होते हैं, अपने कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स जैसे प्लॉट करते हैं डायोड्स के, थायरिस्टर के, ट्रांजिस्टर्स के, तो वो उसमें करेंगे। तो आपकी ये बेसिक लैब है, बस इतना ही आज हम करेंगे। और इसमें आपने जो बताना है नंबर्स लगाकर, डब्बा लेके पेंट्स में जाके प्रिंट स्क्रीन लेके इसको 1 कर दें, या पूरी स्क्रीन का प्रिंट स्क्रीन लेके इसके साथ 1 टाइप कर दें, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लैब रिपोर्ट किस तरह की होनी चाहिए पहली लैब की, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पेंट्स में जाके यहाँ पे आएंगे, पेंट्स में जाएंगे, और पेंट्स में आप पूरी विंडो पेस्ट कर दी आपने, आपको नज़र आ रहा है ये? Yes, sir. जी, अब आप क्या करेंगे कि यहाँ आप, जैसे मैं तो पेंसिल से कर रहा हूँ जल्दी के लिए, बल्कि डब्बा बनाएंगे आप ऐसे, इसको किसी कलर का बना दें। ये एक डब्बा बनाएंगे यहाँ तक, और इसका नाम लिखेंगे, इसको 1 लिख देंगे, 1। इसी तरह डब्बा बनाएंगे
इसका और इसको लिख देंगे 2, बॉल पॉइंट से 2 लिख देंगे। मतलब आप प्रिंट इस तरह कर लें 1 2, बेशक आप बॉल पॉइंट से लिख लें। और इसी तरह इसको आप कहेंगे 3। और क्योंकि ये मैंने लास्ट टाइम नहीं करके बताया था, तो हर किसी ने अपने ही कोई डिज़ाइन पे कोई चीज़ बनाई हुई थी। इसको आप कहेंगे प्रोब्स, या आपका आ गया 4। फिर आपने इसकी पिक्चर लेनी है, सॉरी इसके ऊपर डब्बा बना देना है। इसको हम येलो कलर दे देते हैं, इसको आप लिख देंगे 5। ठीक हो गया। और इसी तरीके से फिर आप ग्राफर मोड में जाएंगे, वहाँ से ग्राफर को ऑन करेंगे। मैं ग्राफर मोड आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, हाँ स्क्रीन शेयर्ड है। इसका बैकग्राउंड आप वाइट करेंगे और इसके ट्रेसेस की थिकनेस को इंक्रीज़ करेंगे ताकि प्रिंट में कुछ नज़र भी आए, वरना नज़र आता नहीं है कुछ तो फिर वो फ़ायदा नहीं होता उसका। आपका ये हो गया मिसाल के तौर पर। आप इसकी प्रिंट स्क्रीन ले लेंगे, फिर आप इसको पेंट्स में ले जाएंगे। पेंट्स में ले करके जाके फिर यहाँ पर ऐसे इसका, देखिए मैं आपके सामने सारा 2-2 मिनट में ये सारा काम होता जा रहा है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप एक एक को ना यहाँ बेशक इसका अलग अलग लिख दें कि 5 तक हो गया था, 6 ये देख लेना ये क्या करता है, इसको चेक कर लेना, ये आपकी असाइनमेंट होगी। 7 8 ये मुख्तलिफ ग्राफ के व्यूज़ हैं, इसको क्लिक करने से जो है वो डिफरेंट शेप्स आती हैं, डॉट्स आ जाते हैं बाज़ औक़ात। ये इसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स आ गए हैं। आप इसमें ट्रेस मैंने बहुत मोटा किया हुआ तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा होगा। तो देखो उसने डॉट्स बना दिए हैं, उसने सैम्पल पॉइंट्स बताए, ये सैम्पल पॉइंट्स हैं। जो डॉट्स हैं ना आपके, ये सैम्पल पॉइंट्स हैं। अगर मैं वो सैम्पल पॉइंट्स बढ़ा दूँ पीछे जाके, तो वो शायद इसके डॉट्स बहुत ज़्यादा कर दूँ, 0.005 कर देता हूँ ना, आप सैम्पल पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब अगर इसको किया जाए तो नहीं, इसको रिमूव कर देते हैं, दोबारा से बना लेते हैं। अगर ये सैम्पल पॉइंट्स हैं तो ये इसको बहुत ज़्यादा सैम्पल पॉइंट्स दिखाने चाहिए। पता नहीं बाज़ औक़ात सेटिंग इफेक्ट करती हैं, बाज़ औक़ात नहीं करती हैं। अजीब इसका मामला बना हुआ था, क्योंकि मल्टीसिम रीस्टार्ट करनी पड़ सकती। ऑटो जूम, ब्लैक एंड वाइट, हाँ अब देख रहे हो आपको सैम्पल पॉइंट जब मैंने क्लिक किया वो देखे पहले एरर दे रहा, पहले सही नहीं दे रहा था, पहले ग्राफ इस तरह का बना रहा था ऑटो जूम। हालांकि मैंने सारा कुछ कर लिया था, लेकिन पहले सैम्पल पॉइंट उसने ये दिए तो देखें खुले खुले सैम्पल पॉइंट्स हैं। लेकिन यहाँ पर देखो सैम्पल पॉइंट्स इतने ज़्यादा हैं कि उसको ग्राफ बनाते हुए टाइम लग रहा है। और अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊँ तो सैम्पल पॉइंट्स आपको नज़र आएंगे करीब करीब चिपके हुए। ये देखो ये इतने करीब करीब सैम्पल पॉइंट्स हैं, क्योंकि बहुत थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे से सैंपल लिया और हर 2 सैंपल्स के दरमियान स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, क्या मैंने बहुत ज़्यादा सैम्पलिंग पॉइंट्स ले लिए थे उसमें। आपको ये सैंपल पॉइंट्स की बात समझ आई है? क्योंकि जब मैं अभी तक ये बात समझाता रहा था, ये इसी से ही रिलेटेड थी, सैंपल पॉइंट से रिलेटेड थी, और वो आप सैंपल पॉइंट्स दिखा सकते हैं। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ ग्राफ को, और इन सब को बाज़ औक़ात सारे डिलीट करने पड़ जाते हैं, पिछले ग्राफर में वो अपडेट नहीं होती वैल्यू, सब डिलीट कर दिए मैंने। अब इसमें सैंपल पॉइंट्स हम देखेंगे कि कुछ बढ़े हैं कि नहीं बढ़े। अच्छा, इसमें लाइन ख़त्म हो जाती है, खाली सैंपल पॉइंट नज़र आते हैं। इसमें सैंपल पॉइंट्स प्लस लाइन नज़र आती है और इसमें खाली लाइन नज़र आती है। तो सैंपल पॉइंट्स इंक्रीज़ नहीं किए उस जालिम ने, वही सैंपल पॉइंट्स हैं। ठीक है, उसी तरह के ही हैं। तो मुझे जो है वो ग्राफर में जाके इसको ग्राफर को बंद करना पड़ेगा, सारे क्रॉस करने पड़ेंगे, दोबारा सिमुलेट करता हूँ। अभी भी उसने सैंपल पॉइंट्स इंक्रीज नहीं किए। मैंने सेटिंग में क्या किया हुआ है, 0.0001 कर देते हैं, सेव एंड रन। हाँ जी, अब सैंपल पॉइंट बढ़ गए। आपको नज़र आ रहा होगा कि पिछले ग्राफ में सैंपल पॉइंट्स खुले खुले थे, यानी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के दरमियान स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान स्ट्रेट लाइन है। यहाँ से आपको पता चलेगा ये स्ट्रेट लाइन है। लेकिन इस ग्राफ में अगर देखें तो दूसरा ग्राफ है, इसमें उसने बहुत सारे सैंपल पॉइंट्स डाले हुए हैं। और अगर आप इसमें देखें तो एक कर्व को बनाने में बहुत सारा पॉइंट्स हैं और इसके कर्व के बनाने में बहुत थोड़े पॉइंट्स हैं। तो उस वक्त से मैं यही समझाने के चक्कर में था, जो कि अब सही नज़र आया। तो आपने इसको फिर पेंट्स में जाके, किधर गया पेंट्स, आपने पेंट्स में जाके इसको भी एक्सप्लेन करना है। इसको आप 9 कह देंगे। ये आपका जूम है, इनमें एक ऑटो जूम है, एक वैसे ही प्लस माइनस करता है स्टेप बाय स्टेप, ये ऑटो जूम है। इसको क्लिक करके आप दोबारा ग्राफ को नए
नए सिरे से मैंने जूम कर लिया ना, वापस ओरिजिनल शेप में जाके आना तो मैं ऑटो जूम क्लिक करूँगा, यहाँ से कर दूँ या यहाँ से कर दूँ। और ये ड्रैग वाला है, आपने अगर एक्स एक्सिस का जूम करना है तो आप इसको क्लिक करेंगे और इसको जूम करेंगे, पूरा एक्स एक्सिस सिर्फ एक्सपैंड होगा। और अगर आपने सिर्फ वाई एक्सिस को एक्सपैंड करना है तो फिर ये वाई एक्सिस से एक्सपैंड होगा। तो और ये फ्री हैंड है, आप जिस चीज़ को जितना एक्सपैंड करना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये आपने इसका लिखना होगा। ग्राफ को मूव करना है तो ये किस तरह इस हैंड से मूव करना होगा। तो ये GUI के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने, और एक सैम्पल सर्किट भी बनाना है जैसे मैंने रजिस्टर के साथ बना के दिखाया है। ये सारी लैब रिपोर्ट्स में ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए। ये अलहदा से एक्सप्लेन होगा। इसको आप 9 था, ये 10 हो गया और ये 11 हो गया, और ये जो आपने दिखाना है ये 12 हो गया। और एक और बात कि आप ग्राफ को वो भी कर सकते हैं, ग्राफ को आप ऑटो जूम, आप ग्राफ को कॉपी ग्राफ कर सकते हैं, कॉपी ग्राफ, या इसमें होगा सेव एज। सेव एज करेंगे तो आपसे वो पूछेगा भी किस फॉर्मेट में फ़ाइल बनानी है, तो वो आप उसको कह देंगे कि CSV फाइल बनाओ। अगर आप CSV फाइल बनाएंगे तो ये एक टेबल की फॉर्म में आपको एक्सेल की फ़ाइल में आपको शिफ्ट कर देगा। ये एक्सेल की फॉर्म में आपको वो उसमें आपका जो है वो डाटा है सारे सैम्पल पॉइंट्स को, ताकि फर्दर कहीं और प्रोसेस करना चाहते हैं, मैटलैब में लेके जाना चाहते हैं या कोई और इस पर प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो आप जो है वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आप इसमें ये कहाँ आया है फर्स्ट लैब जो मैंने लिखा है, इसको डिज़ाइन 1 का नाम भी चेंज होता है, इसका नाम लैब अप्लाई। ठीक हो गया जी। फर्स्ट लैब आपने लिखनी है, यहाँ अपना रोल नंबर लिख सकते हैं, बल्कि रोल नंबर लिखें क्योंकि रोल नंबर नहीं होगा तो फिर हर बच्चा अपना अपना ही वो एक ही की कॉपी करेगा। यहाँ लिख दें 18-EE- हबीब साहब, इनका ये नोट कर लें, हबीब साहब लैब में ही हैं हमारे साथ, तो इनका जो भी रोल नंबर है फॉर एग्जांपल 049, तो उसने अपने इस डिज़ाइन में ये लिखना है ताकि वो पता चले कि उसका ये ग्राफ है। और डिज़ाइन 1 को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दें फर्स्ट लैब। ओके, डबल हो गया इसको, या लैब 1 या फर्स्ट लैब यूँ कर सकते हैं, लैब 1 ब्रैकेट में INTRODUCTION इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो मतलब आप इस तरह से आपका कस्टमाइज्ड हो। और यहाँ पर क्योंकि वोल्टेज और करंट है, मैं करंट का ख़त्म करूँगा तो खाली वोल्टेज ग्राफ रह जाएगा। और इस तरह आपने ना एक कोई भी वेव फॉर्म हो जो नज़र आ रही हो कि बच्चे ने कोई काम परफॉर्म किया है, तो इसका जो है वो फिर आपने पेंट्स में जाके तो हमें ये चीज़ें इस तरह से जैसे पीछे दिखाई थी 1 2 3 4 5 जब वो आपने करके दिखा दी। तो ये 10-11 चीज़ें होंगी और GUIs होंगे मुख्तलिफ। तो आपने ये भी खोल के इसकी प्रिंट स्क्रीन लेना है। इसको जो आपका ये वाला है इसको भी खोल के आपने बताना है, यहाँ से इसकी प्रिंट स्क्रीन ले लेनी है और यहाँ पर आपने बताना है कि इस लैब में हमने क्या कौन कौन से मोड्स डिस्कस किए हैं। आप उसके ऊपर डब्बा बना सकते हैं, डब्बे मुख्तलिफ। यहाँ पर इंटरेक्टिव मोड आपने आज स्टडी किया और ट्रांजिएंट मोड का बेसिक्स हमने स्टडी किया। इसको आप कर सकते हैं, यूँ कह लें कि आपका कहाँ तक पहुँच गया था, 15-16 तक तो चला गया था जहाँ तक भी गया था। तो इसको आप कह लें कि 16th
17। अब ये सारे नंबर्स जो है ना नीचे आपने टेक्स्ट की फॉर्म में 1 2 3 एक आधा दो लाइन हर किसी की लिखनी है लैब रिपोर्ट में। और लैब रिपोर्ट हर अगली लैब के साथ आपने पिछली लैब की रिपोर्ट लेके आनी है। और मैडम ज़ैनब होंगी या हबीबुर रहमान हबीब साहब होंगे, उनको आपने दिखानी है कि आप पिछली लैब में क्या कारनामा करके हैं। हर लैब के साथ साथ पिछली लैब में जो है ना पिछली लैब का आपका वो आपका रिपोर्ट साथ साथ होनी चाहिए। और एंड में जब आपका एंड वाइवा होगा, आपने सारी लैब रिपोर्ट्स को ज्वाइन करके तो उसको एक स्पायरल बाइंड करके लेके आना है। और लैब रिपोर्ट्स जो हैं वो आपने हाथ से ज़रूरी नहीं है कि लिखें, आपको जो मैनुअल पिछली क्लासेस का मिल ही जाएगा, लेकिन जो उसके अंदर ये जो पिक्चर्स वाला काम है, ये जो डायग्राम्स वाला काम है, ये आपने ख़ुद प्रिंट करके A4 साइज़ का पेज के ऊपर प्रिंट करके, एक साइड एम्प्टी होगी, दूसरी साइड पे आपका कंप्यूटर से लिखा हुआ टेक्स्ट होगा, या इसमें तो खैर हाथ से ही होगा क्योंकि आपने पिक्चर्स लिखनी है, पिक्चर प्रिंट करनी है, हर पिक्चर के नीचे हाथ से आपका हैंड रिटन जो है ना वो आपका ये उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। बाकी जो नेक्स्ट लैब्स हैं उनमें हम देख लेंगे, लेकिन अमूमन मैंने भी मेरे पास मैनुअल पढ़े हुए हैं सारे बच्चों के 2K 16 और 17 के, तो उन्होंने सब ने हाथ से ही लिखी हुई है। तो ग्राफ जो है ना वो ज़ाहिर बात है आपको प्रिंट करने पड़ेंगे, वो हाथ से आपने ड्रॉ नहीं करने, लेकिन कॉपी जो है ना मैं ये अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, आपने उसको हाथ से ही लिखना है सारा। सिर्फ पिक्चर्स जो है ना वो आपकी प्रिंटेड होंगी और उन पिक्चर्स को आपने एक्सप्लेन करना होगा, और एंड में आपने कोई कंक्लूजन या वैलिड जो आपकी लेसन लर्न जैसे आपने INM में किया था, वो INM की मैंने लैब्स की कॉपियाँ चेक की हैं और मुझे इंतहाई अफसोस है उनको देख के ना। मैंने ज़िंदगी में सबसे बुरी कॉपी जो है ना वो आपकी INM की लैब की कॉपीज़ देखी हैं। वैसे मैंने कोई इतनी लैब्स करवाई नहीं है, लेकिन जो हाल था